बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी इंग्लिश में। अगर वो स्ट्रक्चर्स आपको पता है कि सेंटेंस को किस सिचुएशन में कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ खत्म करना है, तो समझ लीजिए आपको पूरी इंग्लिश आती है। यू कैन एक्सप्रेस एनीथिंग इन इंग्लिश, यू कैन डिस्क्राइब एनी सिचुएशन इन इंग्लिश विदाउट यूजिंग लिटरल ग्रामर। ग्रामर से इंग्लिश नहीं बोली जाती है। सारा गेम होता है वर्ड ऑर्डर का और सेंटेंस का फॉर्मेशन, कि सेंटेंस कहां से शुरू करना है। तो कुछ डेली अपने जो इंडियन कॉन्वर्सेशन में हम सेंटेंसेस यूज करते हैं उनके फॉर्मेशन को समझेंगे, ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? यू जस्ट नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश वाइल वॉचिंग द वीडियो। क्योंकि एक बात को कम से कम 20 तरीके से कहा जा सकता है, वर्ड्स बदले जा सकते हैं, शब्द आगे पीछे करे जा सकते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आती है? वी ट्राई टू ट्रांसलेट दीज हिंदी वर्ड्स इनटू इंग्लिश इन द सेम वर्ड ऑर्डर। हम ट्रांसलेशन करने लग जाते हैं। वो नहीं करना है। जैसे आज से सारी बुरी आदतें छोड़ दो, राइट? अब ये बात आपको किसी को कहनी है, भले आप शब्द बदल दीजिए, वर्ड ऑर्डर बदल दीजिए, बस मैसेज शुड रिमेन सेम, राइट? आप क्या करके देखिए अपने शब्दों में, आज से सारी बुरी आदतें छोड़ दो। पहला तरीका हो गया, फ्रॉम टुडे क्विट ऑल योर बैड हैबिट्स। जब हम बात शुरुआत की कर रहे हैं तो फ्रॉम टुडे कहा जा सकता है, स्टार्टिंग टुडे कहा जा सकता है, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कहा जा सकता है। जैसे कि मैं यहां पर यह कहूं कि कल से क्लास 1 घंटा होगी। अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। लॉजिक क्या है? जब आप बार बार सुनेंगे एक सेंटेंस को, तब आपको पता चलेगा कि एक सिचुएशन क्या है। यहां पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं स्टार्टिंग की, कि आज से, कल से, परसों से, 1 महीने बाद से, राइट? फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने से, फ्रॉम टुमारो, कल से। जैसे कहूं कि कल से एक क्लास जो है वो 1 घंटा होगी, तो फ्रॉम टुमारो द क्लास विल बी हेल्ड फॉर 1 आवर। अब मैंने फ्रॉम टुमारो कहा, इसकी जगह कहा जा सकता है स्टार्टिंग टुमारो द क्लास विल बी हेल्ड फॉर 1 आवर। एक और तरीके से कहा जा सकता है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द क्लास विल बी हेल्ड फॉर 1 आवर। अब जब मैंने यहां पर एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब हो गया कि कंटिन्यूअसली 1 घंटे ही हुआ करेगी, रेगुलरिटी की बात कर दी बस वहां। फ्रॉम टुमारो द क्लास विल बी हेल्ड फॉर 1 आवर, इसका मतलब है कल स्टार्ट होगा और 1 घंटे होगी, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है। ऑनवर्ड्स लगा के थोड़ा कंटिन्यूटी हो गई। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द क्लास विल बी हेल्ड फॉर 1 आवर। तो जब आप बार बार अलग अलग सिचुएशन में सेंटेंसेस सुनेंगे तो पता चलेगा कि ऊपर वाले सेंटेंस में हम कह रहे थे आज से कुछ नया शुरू हो रहा है। तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स आपके माइंड में आ जाने चाहिए, फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग टुडे, या फिर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, राइट? अब जैसे मान के चलिए अगले पोर्शन पे आइए, क्विट ऑल योर बैड हैबिट्स। जब हम किसी को आदत छोड़ने के लिए कह रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है कि क्विट ही कहा जाएगा। 8-9 ऑल्टरनेटिव हैं जो वर्ड्स है वो यूज किए जा सकते हैं। तो सबको देखते हैं और सेंटेंस में कहाँ यूज किया जा रहा है उनको ये समझते हैं। जैसे कहा जा सकता है फ्रॉम टुडे गिव अप ऑल योर बैड हैबिट्स। क्विट ऑल योर बैड हैबिट्स की जगह गिव अप भी कहना काफी ज्यादा कॉमन है, गिव अप ऑल योर बैड हैबिट्स। अब देखिए, आप खुद से आप सिचुएशन समझेंगे तो देखेगा आप कम से कम 15 तरीके से खुद से बोल पाएंगे। आप एक और तरीके से बोल दीजिए, स्टार्टिंग टुडे ब्रेक ऑल योर बैड हैबिट्स। रिलेटेड वर्ड हमने यूज किया, ब्रेक का मतलब भी है, काफी कॉमनली यूज होता है। तो ब्रेक ऑल योर बैड हैबिट्स। अब यहां पर अगर हम यहां पे कहने लग जाएं कि स्टार्टिंग टुडे स्टॉप ऑल योर बैड हैबिट्स, साउंड कर रहा है ठीक या नहीं कर रहा है? कॉमनली यूज किया जा सकता है। तो जो भी है, ब्रेक कहें, स्टॉप कहें, गिव अप कहें, क्विट कहें, अपनी जगह पे वर्ड लगा होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। देखिए, स्ट्रक्चर वही होता है। बंदे का नाम, बंदे का काम बदला जाता है कि तो सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कह रहा हूं, इस सिचुएशन में कहां से स्टार्ट किया जाता है सेंटेंस, राइट? सो स्टार्टिंग टुडे स्टॉप ऑल योर बैड हैबिट्स। एक और तरीके से कहा जा सकता है, स्टार्टिंग टुडे लेट गो ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स। लेट गो ऑफ का मतलब भी होता है किसी चीज को छोड़ देना, फिजिकली, मेंटली, कुल मिला के छोड़ देना, राइट? सो लेट गो ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स। जैसे कि ग्रेजुअली शी लेट गो ऑफ हर हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ग्रेजुअली शी लेट गो ऑफ हर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी धीरे धीरे उसने लेट गो ऑफ कर दिया, यानी कि छोड़ दी, रिलीज कर दी उस आदत को, राइट? ग्रेजुअली जब हमने वर्ड यूज किया तो अगर हम वहां कहें ग्रेजुअली शी स्टॉप्ड हर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, चल जाएगा। रिलेटेड वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य फिर से क्या रहा कि रिपीटेशन का गेम है, अलग अलग तरीके से सुनना पड़ेगा। अलग अलग सिचुएशन में सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड क्या फीलिंग रखता है, कौन सी सिचुएशन में ज्यादा कॉमनली यूज होता है। अब देखिए, अगले सेंटेंस को एक बार अपने तरीके से बोलने की कोशिश करिए। ये इतना आसान नहीं है। किसी ने कह दिया स्टार्टिंग टुडे स्टॉप ऑल योर बैड हैबिट्स, आज से अपनी सारी आदतें छोड़ दो गंदी वाली, राइट? ये इतना आसान नहीं है। अब इस वर्ड ऑर्डर को भूल जाइए। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो मुश्किल है। आसान नहीं है, मुश्किल है, हार्ड है, टफ है,
सिचुएशन को समझाना है, राइट। एक तरीके से कह दीजिए इट्स नॉट दैट इजी, बिल्कुल सिंपल ट्रांसलेशन भी हो गया ये। इट्स नॉट दैट इजी कहा जा सकता है, इट्स नॉट सो इजी भी कहा जा सकता है। सो मतलब उतना नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, राइट, बहुत आसान नहीं है। या फिर कह दीजिए दैट्स इजियर सेड देन डन। इट्स एन इडियम, ये अपने आप में एक इडियम है। जैसे हिंदी में कहा जाता है ना, कहना आसान है करना मुश्किल है, तो उसकी जगह पर आप ये कहना चाहें तो कह सकते हैं दैट्स इजियर सेड देन डन, यानी करने से ज्यादा कहने से ज्यादा करना मुश्किल है। एक और तरीके से कह दीजिए इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। साउंड्स कहाँ से आया, जितना ये सुनने में सिंपल लग रहा है उतना सिंपल नहीं है। इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। अब ये साउंड्स आपको सुना हुआ होना चाहिए, आपने सिचुएशन में बार बार मान के चलिए कि मैं आपको कोई ऊट पटांग रेसिपी समझाने लग जाऊं कि भैया ये मसाला लाना, वो मसाला लाना, कश्मीरी होना चाहिए, हिमाचल का नहीं होना चाहिए, तो रेसिपी सुनते समय आप कह सकते हैं साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड। पूरा सेंटेंस नहीं कहा कि आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं मिलेगा कुछ। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड, साउंड्स डिफिकल्ट, राइट, साउंड्स कंफ्यूजिंग। तो वर्ड्स हमें पता होने चाहिए कौन से वर्ड का क्या पर्पस होता है। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। मान के चलिए कि मैं आपको कोई अभी एक रेसिपी समझाना शुरू कर दूं, जैसे कि मैंने हलवा बनाया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। अब आपको रेसिपी सुनने के बाद में अगर एक एक्सप्रेशन देना है कि यार बहुत टेस्टी बना होगा, अब ये हमारा हिंदी का सेंटेंस हुआ कि यार बड़ा टेस्टी बना होगा, तो ये इस प्रकार का ट्रांसलेशन ना करते हुए सिंपल कह दिया जाएगा साउंड्स डिलीशियस, साउंड्स डिलीशियस। तो ये डेली डायलॉग्स होते हैं बहुत सारे, 80% ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कुछ हद तक काम चलाने की कोशिश करते हैं। और कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते, क्योंकि बनते ही नहीं हैं। तो हमें सुन सुन के समझना होता है कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाना है और कैसे कहा जाना है। आई होप समझ में आया होगा लॉजिक। सो इट्स नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स। दूसरे तरीके से बोल दीजिए इसी चीज को, इट्स ईजियर टू से देन टू डू इट। इट्स ईजियर टू से देन टू डू इट, यानी कि कहना आसान है करना मुश्किल है। इसी बात को इतना आसान नहीं होता कि हम थोड़ा थोड़ा वर्ड बदल रहे हैं, लेकिन मैसेज इज स्टिल सेम, मैसेज अभी भी सेम है। एक और तरीके से बोल दीजिए इट्स ईजियर टू सजेस्ट देन टू फॉलो। इट्स ईजियर टू सजेस्ट देन टू फॉलो। एक दो तरीका और लिखता हूं मैं, लेकिन कम से कम भी तो 7-8 तरीके और हैं। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसी बात को, आपको किसी ने कहा लेट गो ऑफ ऑल योर बैड हैबिट्स, अपनी सारी आदतों को छोड़ दो, आपको कहना ये इतना आसान नहीं होता। तो जो तरीका मैंने नहीं लिखा है, आप उस तरीके से इस बात को कहने की जरूर कोशिश करिएगा। पहले एक तरीके से और कह के देखिए इसी चीज को, इट्स ईजियर टू सजेस्ट देन टू पुट इनटू एक्शन। इट्स ईजियर टू सजेस्ट देन टू पुट इनटू एक्शन। पुट इनटू एक्शन का मतलब भी होता है प्रैक्टिकली किसी काम को कर पाना, राइट। कैरी आउट का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, काफी कॉमनली कह दिया जाता है इट्स ईजियर टू सजेस्ट देन टू कैरी आउट। इट्स ईजियर टू सजेस्ट देन टू कैरी आउट, पुट इनटू एक्शन, यानी कि डू इट योरसेल्फ। और भी बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ग्रामर के रूल लगा के ट्रांसलेशन करके बोलने की कोशिश करेंगे तो हम 10% इंग्लिश बोल सकते हैं, बिकॉज 90% of the English is spoken its own way which has no connection with हिंदी। उसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सबसे पहले उसका सबसे बड़े 2 फायदे क्या हैं, हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। मान के चलिए कि ग्रुप में क्या होता है, लोग अपने जो प्रैक्टिस करते हैं, चैटिंग करते हैं, फोन पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है। तो जब आप रियल टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, मान के चलिए ग्रुप में कोई व्यक्ति रेसिपी समझाने लगा, राइट, तो वहां पर जब आपको कहना है यार बहुत अच्छा बनता होगा हलवा, तो वो रियल टाइम में ही सेंटेंस याद आएगा, साउंड्स डिलीशियस। लेकिन अगर आप ग्रामर का रूल लगा करके इंग्लिश सीख रहे होंगे तो आप उसी पे अटके रहेंगे, अच्छा बनता होगा, अंदाजा लगा रहा हूं, पास्ट कह रहा हूं, होगा होगी, चुका चुकी में फंस के रह जाएंगे, राइट। तो रियल टाइम में प्रैक्टिस करने के लिए आपको यहाँ पर एक माहौल मिल जाएगा, जहां पर आप जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। डिस्कशन में बैठेंगे, 15-20 दिन में बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे। 300 करीबन स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, तो ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा आपको जो भी फ्लुएंसी के लिए चाहिए, और जल्दी हो जाएगा। बहुत खुद से बहुत कम सीख पाते हैं हम, एटमॉस्फेयर, माहौल हमको सिखाता है। यहाँ पे आपको माहौल मिल जाएगा जो पूरा दिन कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहेंगे, राइट। फीस की चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं हम, सिर्फ
फ्री बीज से बचने के लिए, क्योंकि फ्री में पहले ये फ्री हुआ करता था, लेकिन फ्री में बहुत सारे लोग आके इकट्ठा हो जाते थे जिनको सीखना नहीं है, कोई ट्राई करने के लिए, चेक करने के लिए, तो वो सीखने वाले लोगों को भी डिस्टर्ब किया करते थे। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि इतना मिनिमल अमाउंट है कि कोई टाइम पास के लिए ज्वाइन ना करे, जो सीरियस लोग हैं वो ज्वाइन कर पाए। बहुत छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, तो व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, बाकी बातें व्हाट्सएप पे हो जाएंगी। एंड लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। मन में अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, किसी ने कह दिया इट्स इजी टू सजेस्ट देन टू कैरी आउट। करना मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। मन में अगर ठान लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो मेरे माइंड में एक इडियम भी आ रहा है कि मन में ठान लो तो करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अटक तब जाएंगे जब ट्रांसलेशन करेंगे। सिचुएशन को समझाना है। देखिए एक तरीके से आप कह सकते हैं इफ यू डिटरमाइंड नथिंग इज टू डिफिकल्ट। इफ यू आर डिटरमाइंड नथिंग इज टू डिफिकल्ट, एक तरीके से आपने कह दिया। एक इडियम सबसे पहले मेरे माइंड में आया कि वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे। कहते हैं ना जहां चाह वहीं रहा। अगर हम कॉमनली बात कर रहे होते तो एक इडियम को बोल दिया जाता, तो कहने का मैसेज का मतलब वही रहा, वेयर देयर इज अ वेल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। इफ यू डिटरमाइंड नथिंग इज टू डिफिकल्ट, अगर आपने सोच लिया है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। इफ यू हैव मेड अप योर माइंड नथिंग इज डिफिकल्ट। इफ यू आर रेडी नथिंग इज डिफिकल्ट। तो कंपलसरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आंसर लिख दिए गए इसी तरीके से बोलना है। इफ यू रेडी नथिंग इज डिफिकल्ट। मान के चलिए अपने दोस्त को मैं कह रहा हूं, अब वो मुझसे कह दे यार इट्स नॉट सो डिफिकल्ट यार, तो मैं कह दूंगा इफ यू रेडी नथिंग इज डिफिकल्ट, राइट। टेक अ प्लेज नथिंग इज डिफिकल्ट। तो छोटा छोटा पोर्शन हमको बोल बोल के ही आदत में लेके आना होता है, ताकि इंस्टेंटली सिचुएशन में हमको वो याद आए। और वो याद कैसे आएगा, जब आपने रियल टाइम में प्रैक्टिस कर रखी होगी किसी के साथ, राइट। एक और तरीके से बोल देते हैं इसी सेंटेंस को, इफ यू हैव मेड द डिसीजन नथिंग इज डिफिकल्ट। इफ यू हैव मेड द डिसीजन नथिंग इज डिफिकल्ट। देखिए डिसीजन को हम हमेशा मेड करते हैं, माइंड को भी हमेशा हम मेक करते हैं, राइट। बताने का तात्पर्य इसमें था इफ यू हैव टेकन दैट डिसीजन, राइट। जैसे डिसीजन ले लिया मैंने, डिसीजन ले लो, तो हम टेक वर्ड ट्रांसलेट करके यूज कर लें, बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन मेड काफी ज्यादा कॉमनली यूज होता है। जैसे कि आई नीड सम टाइम टू मेक माई माइंड, यानी मुझे डिसाइड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। आई नीड सम टाइम टू मेक माई माइंड, राइट। आई हैवंट मेड माई माइंड येट, आई हैव मेड माई माइंड। नो वन कैन स्टॉप मी फ्रॉम क्विटिंग द हैबिट ऑफ स्मोकिंग नाउ। तो छोटे छोटे पोर्शन तोड़ तोड़ के बस अलग अलग उठा उठा के जोड़े जा रहे हैं साथ में। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आपने पहले भी कई बार कोशिश करी है, जैसे किसी ने कहा कि आपने पहले भी कई बार कोशिश करी है। देखिए इसमें हम सीखेंगे पहले भी कई बार को कितने देर, कई बार। कई बार के लिए सेवरल कह सकते हैं, मेनी टाइम्स कह सकते हैं, ऑफन भी कह सकते हैं, वेरी ऑफन भी कह सकते हैं, सबका मतलब है कई बार। लेकिन सिचुएशन जैसे कि यू हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स बिफोर, यू हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स बिफोर। दो एक्चुअल में यहां पर इस्तेमाल कर दिया गया है एम्फेसाइज करने के लिए अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पर, राइट। सो यू हैव ट्राइड सेवरल टाइम्स दो। एक और तरीके से कह सकते हैं यू ऑल्सो ट्राइड इट मैनी टाइम्स बिफोर, यू ऑल्सो ट्राइड इट मैनी टाइम्स बिफोर, यानी मैनी टाइम्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तरीके से कह सकते हैं यू ऑलरेडी ट्राइड इट मैनी टाइम्स, पहले भी कई बार। ये वो यहां पर जो हमने कहा आपने पहले भी कई बार कोशिश करी है, यू हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी जो वर्ड है वो भी की जगह पर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी ट्राइड इट मेनी टाइम्स बिफोर, पहले भी आप कई बार इसको ट्राई कर चुके हैं। तो कई सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जहां पर हम भी की जगह ऑलरेडी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। देखिए इन सेंटेंसेस को साथ के साथ रिपीट करें और इनके बेसिस पे कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको कहना पड़े इसी के बेसिस पे आपको एक सेंटेंस बनाना है, मान के चलिए कि आप पहले भी ये सेंटेंस कई बार समझा चुके हो, आप पहले भी ये सेंटेंस कई बार समझा चुके हैं, आप ऑटोमेटिकली भी की जगह पर ऑलरेडी यूज करेंगे। आप पहले भी ये सेंटेंस कई बार समझा चुके हो। आई वांट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कमेंट्स, प्लीज लिखिएगा जरूर, राइट। देखिए लेकिन हर बार आदतों के आगे हार मान जाते हो, हर बार आदतों के आगे हार मान जाते हो। बट एवरी टाइम, यानी कि हर बार, बट एवरी टाइम यू एंड अप गिविंग इनटू दोज बैड हैबिट्स। देखिए गिव इनटू का मतलब होता है किसी चीज के सामने हार मान लेना, किसी चीज का मुकाबला ना करना, डिफेंड ना कर पाना। तो गिव इनटू समथिंग, राइट। देख एक दो सेंटेंस में इसको यूज करते हैं। देखिए कहा जा सकता है आई फाइनली गिव इनटू माय एडिक्शन, आई फाइनली गिव इनटू माय एडिक्शन एंड स्मोक, यानी कि आई गिव इनटू माय एडिक्शन, यानी कि जो एडिक्शन है उसके आगे हार मान लेता हूं, समर्पित हो जाता हूं। जैसे एक और सेंटेंस में यूज करके बोलिए, जैसे मान के चलिए खाना खाने का बहुत मन हो रहा है कि किसी चीज का, सो शी गेव इनटू हर क्रेविंग। दो इमोशनली आप किसी चीज का डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सो यू आर गिविंग इनटू इट, राइट। शी गेव इनटू हर क्रेविंग एंड एट द चॉकलेट, यानी कि उसको जो क्रेविंग हो रही थी शी गेव इनटू इट,
शी गेव इन टू हर क्रेविंग एंड एट द चॉकलेट, यानी कि हार मान ली उसने अपनी क्रेविंग के आगे। मैंने क्या किया, आई फाइनली गेव इन टू माई एडिक्शन एंड स्मोक,